और हम लगातार इस बात का तज्जिया कर रहे हैं कि आखिर जातिगत समीकरण किस तरह से टूटे हैं और कास्ट की पॉलिटिक्स क्या अब धीरे धीरे इस देश में ख़त्म हो जाएगी मोदी युग में ख़ास तौर से। और दूसरी बार जो ये सुनामी आई है उसने ये तमाम चीज़ों को, ये तमाम विचारधाराओं को, ये पूरी सोच को ही बदल के रख दिया। क्या ऐसा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल, इतना बड़ा मैंडेट और इस तरह से वोटिंग। मेरे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। संजय जी स्वागत है आपका, खैर मकदम है। संजय जी जी जल्दी से जोड़ दीजिए। हाँ। जितने भी योजनाएं मैंने केंद्र सरकार की बताई, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं जहां की चर्चा हो रही है, उसमें 30% लाभार्थी मुस्लिम है। तो क्या आप सोच सकते हैं गरीब जिनको ये 4 चीजें मिली होंगी उसने किसको वोट किया होगा? बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। और भी जगह अभी खुल रहे हैं मामले धीरे धीरे, अभी तो विश्लेषण हो रहा है तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। संजय जी, कांग्रेस की प्लानिंग थी, जितना हमें समझ में आता है, कि चुनाव हो जाए उसके बाद ओबीसी कार्ड जम के खेला जाएगा। ऐसा लगता है कि जनता ने, आवाम ने पहले ही जो है खेल करा दिया और कांग्रेस की जो सोच थी उसको डाउन कर दिया और भारी आपको नुकसान हुआ। और जो कास्ट सेटअप था आप लोगों ने भी जमाया था, उससे इतर लोगों ने वोट कर दिया। देखिए पहले तो मैं, और जो गठबंधन हारा है उस पर जरा 2 शब्द। जी मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम सर झुका करके जो आज हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, अपनी योजनाएं देश की जनता के पास पहुंचा नहीं पाए, लोगों को तक, अपनी आवाम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, या उसमें जो कमियां रही उसको हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं। ये ज़रूर हमारी कमी रही और हम इसका इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, समय आने के अंदर इसमें सुधार भी करेंगे। मगर आज मैं समझता हूँ सबसे पहले ये आज एक जीत एक ऐसे नेता की है जिसने अच्छे से लोगों से कनेक्ट किया, अपनी बात आगे तक पहुँचाई, उस संगठन ने बात पहुँचाई। हम उनको, उस संगठन को और देश के प्रधानमंत्री को दोबारा चुने जाने पर बधाई देना चाहते हैं। उनके कार्य को ही देख करके लोगों ने वोट दिया होगा। तो मैं उससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि ये पहला अवसर भी नहीं है कि देश के अंदर दोबारा कोई प्रधानमंत्री बना है। तो जिस तरह की हमारे जो नेता उत्साहित हैं, मैं समझता हूं हमारे उत्साह का हम प्रयोग यदि आने वाले समय के अंदर देश की योजनाओं को और मजबूत करने के लिए, और जो कमियां जो हम लोगों ने विपक्ष ने प्रचार की इस चुनाव के दौरान, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, उन कमियों को पर भी ध्यान आप दें और देखें कि किस तरह से उन गरीब आदमी का जीवन और बेहतर हो सके। मैं ये कहना नहीं चाहता कि वो बेहतर नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो शायद आज चुनाव जीत के आए होते, मगर उसके अंदर और बेहतर हो सके। जैसे किसान का 5 किलो यूरिया, लोकतंत्र की निशानी जी, 5 किलो यूरिया है वो वापस आ सके। आपने कहा था कि डीजल पेट्रोल 50 रुपए से नीचे मिलेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें 2-3 बातें मैं छोटी छोटी कह रहा हूँ। बेरोजगार को नौकरी मिल पाए। मैं कहूँगा कि इस देश के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप उसको बेहतर करें, जो आपने 2014 के मैनिफेस्टो में दी थी, तो मेरी भी इस साथ में एक ये नर्म निवेदन है देश के प्रधानमंत्री से और सत्तारूढ़ पार्टी से भी कि जोश तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस जोश का प्रयोग अगर देश के उत्थान में करेंगे, विकास में करेंगे, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सार्थक रहेगा। और हम आपको इस मौके पर बड़े दिल से बधाई देना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा जातिगत समीकरणों पर तो रोशनी डालिए। क्या इस देश में जाति की पॉलिटिक्स अब मोदी लहर की, जो लहर की अब तो सुनामी चली थी, उसमें एकदम ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई? लोगों ने अब सारी जो सीमाएं थी जाति की, और अब तो ये भी देख रहे हैं आंकड़े जिस तरह से कि मजहब की सीमाओं से भी परे होकर वोट किया है। तो ये क्या हो पाया, क्या हुआ है क्या आपके मुताबिक? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब पूरे देश के अंदर एक तरफा लहर चल रही थी और उस लहर के अंदर जब सभी लोगों ने बीजेपी को भी, मोदी जी को वोट दिया, तो मैं समझता हूँ कि जाति या उस तरह के मुद्दे इसके अंदर इतने प्रभावी नहीं रहे। और ये एक अच्छी स्वस्थ बात भी है कि इस देश को जातिवाद से आज ऊपर उठ जाना चाहिए, आज संप्रदायवाद से ऊपर उठ जाना चाहिए, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। मगर इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि इसमें अगर चुनाव जीत के आई है भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते, प्रयोग किया, क्योंकि जब मोदी साहब कहते हैं कि मैं फला जाति का हूँ और बहुत ही पिछड़ा हूँ, तो प्रयोग तो उन्होंने किया। मगर उसके अंदर ये आज इस समय पर इस बारे में चर्चा ज़्यादा ना करके हम कहना चाहते हैं कि जातिवाद या संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके आज वोट पड़ा है, ये हम मानने को तैयार हैं। जयराम विप्लव, सोशल इंजीनियरिंग तो आप लोगों ने भी बहुत की, लेकिन वोटर ने उससे भी ऊपर उठ करके आपको वोट कर दिया। तो अब क्या बीजेपी भी हमेशा हमेशा के लिए इस चीज को त्याग देगी? क्योंकि ये क्या, अगर ये खत्म ही हो जाए, वाकई ये बहुत आदर्श परिस्थिति होंगी शायद, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसकी सिम्टम्स मिलने लगे हैं, अब इसकी कहीं ना कहीं संकेत मिलने लगे हैं। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि आप लोग भी इसको पीछे कर दें और ये चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या ये मुमकिन है क्या?
बिल्कुल मुमकिन है और हमने ऐसा किया भी है। हमारे यहाँ बिहार में किस हिसाब से टिकट दिया था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप तो खुद बिहार से आते हैं, मुझे सुनिए ना, हाँ, इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, दो तरीके की होती है। एक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल रिवॉल्वर बना करके आप किसी की हत्या कर सकते हैं, उसी इंजीनियरिंग से आप मोबाइल बना के कुछ अच्छा भी कर, बहुत सारी चीजें हैं, दोनों तरफा ये चीजें हैं। देखिए भाजपा ने जो कुछ भी किया उसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने आज तक जो भी नीति अपने पार्टी के अंदर, जो भी कार्यक्रम सरकार के अंदर चलाया, उसको 3 बातों से हमेशा जोड़ करके देखा कि वो सर्वस्पर्शी है या नहीं, यानी सब तक सबको छू सकता है कि नहीं, वो सर्वग्राही है क्या नहीं, उसको सब कोई ग्रहण कर सकता है कि नहीं, और वो सर्व समावेशी है या नहीं, यानी सब कोई उसको समावेशी सबको करता है या नहीं। इसको एक लाइन में मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश का कोई एक राजनीतिक दल बताइए जिसके पास हर जाति हर वर्ग के लोगों का नेतृत्व है। बाकी जगहों पर क्या हो रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर MY, कोई माई समीकरण बना रहा था, कोई बाप समीकरण बना रहा था, कोई बहुजन गा रहा था, फिर सत्ता के लिए आपने सर्वजन का भी नारा सुना। तो हम सबको लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। यूपी में गठबंधन ने इस बार पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों को ज्यादा प्रत्याशी बनाया। मकसद था कि चुनाव में पिछड़ा दलित समीकरण बनाना, और उनको ऐसा लगा कि मुसलमानों का समर्थन तो मिल ही रहा है, और अगर मान लीजिए मिला भी है, चलिए अभी तो उसको भी आंकड़े देखेंगे, अगर मुसलमानों का समर्थन मिला है तो इसके बावजूद भी दलित और पिछड़े लामबंद नहीं हो पाए, ये कैसे हो गया? देखिए इमरान भाई, मैं एक छोटा सा और उदाहरण बताता हूं जिसकी और राजनीतिक लोग, विश्लेषक लोग कम ध्यान देते हैं। जब भी हम कॉपी कलम लेकर के जातीय समीकरण बिठाने बैठते हैं तो एक लोकसभा के क्षेत्र के अंदर विधानसभा क्षेत्र को एक इकाई मान करके बैठते कि इस विधानसभा में इस कम्युनिटी की इतनी वोट, तो जो सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जिस जाति का होता है वैसे 3-4 जातियों के समीकरण को हम जोड़ करके उसी में उलझे रहते हैं। तो उसमें देखने में मेरे ध्यान में ये आता है कि लगभग 2 लाख, एक विधानसभा में 3 लाख की संख्या होती है मतदाताओं की, 3 लाख के आसपास, उसमें से 2 लाख तक का हम विश्लेषण कर पाते हैं। 1 लाख की संख्या उन छोटी 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 जातियों उपजातियों की होती है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इन लोगों ने कमाल ही कर दिया, जिनको राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, जिसका कोई नेता नहीं, जिसके लिए किसी ने नीति नहीं बनाई। अभी आपने देखा होगा पहली बार अब बजट में बंजारों के लिए, आज तक 70 वर्ष में किसी ने बंजारों के लिए सोचा था? ये सोचने वाला कौन है? तो देश के जनता ने देखा कि गरीबों के लिए, बंजारों के लिए, बेघरों के लिए, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, वैसी जाति उपजाति, क्योंकि हमको सबका साथ सबका विकास करना है। केवल माई बाप समीकरण में भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती। हमारे माई बाप तो जनता जनार्दन है, 130 करोड़ भारतवासी हैं, सारी योजना उनको समर्पित। जनता ने विश्वास दिखाया है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है, हम उस पर आगे और अमल करेंगे। और 2 लाइन और कह दूं, मोदी जी ने स्पष्ट एनडीए की बैठक में कर दिया, 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदलने के लिए, और 25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कृषि के क्षेत्र में होने जा रहा है ताकि अन्नदाता सुखी संपन्न हो। ठीक है प्रोफेसर देवराज सिंह जी, जो बात जयराम विप्लव भी कह रहे हैं कि वो चीज तो कहीं ना कहीं हो पाई, और उन तमाम लोगों को जिनको नजरअंदाज किया गया था, वो उपजातियों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने साथ ले लिया। क्या इस चीज़ ने भी काम किया है क्या? ये एक बहुत अहम सवाल है, और मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा कि पिछड़ों को तरजीह देने के बावजूद भी दलित और पिछड़े साथ क्यों नहीं आ पाए उत्तर प्रदेश में? क्यों ऐसा हो गया? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, शुरुआत में एक आर्टिकल लिखा है बद्रीनारायण का आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने बता रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड यादव जाट ये गठबंधन में थे। दूसरी जो मोस्ट बैकवर्ड कास्टें थी उसकी तरफ भी बीजेपी की पूरी तरह से फोकस था। इनका जिसका जिक्र ये जयराम विप्लव कर रहे हैं, जिस बात ये उपजाति हैं जिसको कह रहे हैं, वो जो कास्टें थी जो छोटी छोटी संख्या में है, बहुत कमजोर उसमें रहती हैं, तो उनको उसी तरह से दलितों का भी था। जो डोमिनेंट कास्ट है उसको ज्यादा तवज्जो न देकर उसको, तो वो जो वोट था वो शिफ्ट हो रहा था। तो पूरी तरह से ये जो फायदा, ये जो सोशल बेस बना है ना बीजेपी का, जिस तरह से शुरुआत में पहले कांग्रेस का होता था, पूरे समाज को लेके जो बना था, उसी तरह से अब कांग्रेस का तो खत्म हो गया। अब कोई बेस ही नहीं है सोशल बेस अब कांग्रेस का इस समय किसी उससे हम नहीं बता सकते कि सामाजिक आधार इस तरह का कहीं पर भी है। इस 2-3 स्टेटों को छोड़ के, अभी जैसे राजस्थान है,
मध्य प्रदेश है और दो तीन स्टेट इनको छोड़ दिया जाए, अदर जितने भी स्टेट है उनमें सामाजिक आधार तो वहां पर भी तो हम देखें अभी लोकसभा के नतीजे में तो खेल ही करा दिया ना, मध्य प्रदेश तो साफ ही करा दिया, वो तो छिंदवाड़ा एक सीट रह गई, उसी बात जी। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, तो बीजेपी का जो आधार है वो बढ़ता जा रहा है। पहले उसका जो आधार था वो लिमिटेड था, तो अब उसकी जो पकड़ है वहां बढ़ रही है जहां उनका नहीं था। तो ये सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की ज्यादा अच्छी पकड़ बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र समाज में उपजातियों को इन्होंने पकड़ा, सभी को, और जिनको तो ये तमाम जो ये पार्टियां नजरअंदाज कर रही थी अपने गठबंधन को देखते हुए, सिर्फ खास वर्ग को, खास जातियों को ही इकट्ठा कर रही थी। जी जी, बीजेपी ने उन पर फोकस किया सभी को, और कहीं ना कहीं इमरान भाई पकड़ा नहीं, उन तक योजनाएं पहुंचाई। ठीक है सर, ठीक है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पर भी काम करती हैं। अक़लियतों ने बिलखुसूस मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो क्या बीजेपी को इस बार बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहा है? अभी आंकड़े बहुत सारे आने बाकी हैं, एक एक सीट का अगर हम तज्जिया करेंगे बाद में तब पता लगेगा कि वहां पे कैसा क्या हुआ है। लेकिन अगर मोटे तौर पर हम देखें तो आपको क्या लगता है, कुछ हद तक अक़लियतों का वोट ट्रांसफर हुआ है जो कि माना जाता था कि बीजेपी को नहीं जाता है? देखिए, इस चुनाव ने सारे पुरानी जितने भी बंधन थे सबको तोड़ दिया है। और अगर आप बीजेपी का वोट परसेंटेज देखिए तो ज्यादातर स्टेट में बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेके गई है। तो जहां पे ये एक हिस्टोरिकल मैंडेट है, इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी सरकार को 48% वोट आज तक नहीं मिला है। बीजेपी सरकार को 48%, एनडीए को इस बार वोट मिला है। और अगर आप ये कहा जा रहा है, जैसे कि डेटा बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 65% तक वोट बीजेपी को गए हैं। दूसरी बात, जो हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास की करी, उसमें कंसिडरेबल नंबर मुस्लिम्स बेनिफिशियरी का रहा है। तो ये कहना कि जो बेनिफिशियरी हैं वो वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हर किसी ने बोला हमने मुसलमानों के लिए ये किया, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुसलमानों के लिए आज़ादी के समय से लेकर बहुत सारे काम किए गए तो सच्चर कमेटी ने ये क्यों बोला कि मुस्लिम सबसे ज्यादा बैकवर्ड है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उनके लिए काम नहीं किया गया। दे आर ओनली अ कंसोलिडेटेड वोट बैंक। मोदी जी ने जो सबके साथ सबके विकास की बात करी है, उसमें जैसे अभी विप्लव जी भी बता रहे थे कि 30% बेनिफिशियरी मुसलमान रहे हैं यूपी जैसे स्टेट में। तो ये कहना कि वो मुसलमान वोट में नहीं कन्वर्ट होगा, ये मुश्किल है। दूसरा, इस चुनाव में एक बात बहुत ऐतिहासिक है, महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस इलेक्शन में हुआ है। और जो डेटा है या जैसा कि लगता है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट, जिसमें कि मुस्लिम महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्रिपल तलाक और हलाला पे अगर किसी ने बात करी तो वो मोदी सरकार थी। तो ये निश्चित रूप से जो एक बड़ा महिलाओं का तबका मोदी जी के पक्ष में गया है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है इसमें एक ठीक ठाक संख्या मुस्लिम महिलाओं की निश्चित तौर पे रही। मतलब वो चुपचाप चला गया, वो चुपचाप कमल छाप। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि नारा चला था। हाँ, ये नारा चला था क्योंकि कई जगह पे आपको शायद ध्यान ना हो, लेकिन ये चला है, बंगाल में चला था, चुपचाप ये हुआ है और बड़ी खामोशी से ये चला गया। क्योंकि मुसलमानों में अभी एक जो हम लोग एक पब्लिक एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे ना, कि मुसलमान के अंदर अभी भी एक डर है कि हम खुल के बोलेंगे कि हम मोदी जी के साथ हैं तो उन्हीं की कम्युनिटी उनको कितना फेवर करेगी। तो बहुत सारा नंबर ऐसे लोगों का है जो फेवर तो करते हैं पर बोलते नहीं। यूथ का भी गया, यूथ का गया है, जो फर्स्ट टाइम वोटर दे रहे थे लड़के लड़कियां, शायद उनका भी ट्रांसफर। इमरान भाई, मुझे यहाँ पे बहुत बात हम आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, जो राजनीति जिस समय जाति की राजनीति उठी, जो मंडल से उठी 91 से लेकर के अगर आप 2019 के हिंदुस्तान को देखिए तो इसमें सी चेंज आ चुका है। आज 2019 में जिस यूथ ने 18 साल की एज में वोट दिया, वो 2000 या 2001 में पैदा हुआ है। उसने जातिगत राजनीति नहीं देखी, उसने मंदिर आंदोलन नहीं देखा, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो एक डिसाइसिव लीडरशिप चाहता है। उसको आप कास्ट और रिलीजन की लाइन पे अगर आप डिवाइड करेंगे, जिस लीग पे पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज चल रही हैं, तो आपके साथ कभी नहीं जाएगा। और ये जो अभी आपने बात बोली, इसीलिए मुझे लगता है कि हर तबके का यूथ का एक सब्सटेंशियल वोट जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को गया है, मुस्लिम महिलाओं और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द नंबर सिख तो ऑब्वियसली गए हैं, मुसलमानों का भी 10 से 20% मेरे हिसाब से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इस टर्म में ये 14 की अपेक्षा 19 में ये बीजेपी इतना भी लेने में कामयाब हो गई अगर मुसलमानों ये विश्वास की जीत है और ये बहुत बड़ी बात है, आगे ये बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ये कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है। एक दौर में कांग्रेस ने बड़ा वोट बैंक मुसलमानों को माना और आज भी कांग्रेस ने इस बार भी पूरी तरह से कोशिश की, जहां जहां सीधा मुकाबला बीजेपी से था उसने पूरी ताकत लगाई कि मुसलमानों का एक तरफा वोट उसको मिले।
तो ये अब ऐसा अगर हो रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ी निराशा की बात है, और ये अगर धीरे धीरे ट्रांसफर बीजेपी की तरफ होता चला गया तब तो कांग्रेस कहाँ है, किस तरफ है, ये सोचने वाली बात हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा था अभी इमरान भाई कि इस चुनाव के अंदर मैं नहीं समझता किसी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर इन सब चीजों से ऊपर उठ के वोट पड़ा है, क्योंकि जिस तरह का नहीं तो सर अगर ऐसा भी होता ये भी तो कांग्रेस, अगर सब चीज से उठकर ऊपर उठकर वोट हो रहा है एक पार्टी को, एक विचारधारा को, एक लीडर को, तो ये तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ता हुआ दूसरा तीसरा कदम है। तो मैं अगली बात बताता हूँ, ऐसे बहुत से चुनाव इस देश में पहले भी हुए और जिस पार्टी का हम इतना बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं बचना चाहता था क्योंकि आज मैं बधाई देने के लिए आया था, मगर जब आपने अब चर्चा कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ इसी पार्टी की 2 सीटें भी थी। इसी पार्टी ने बहुत लंबा अंतराल इस देश के अंदर देखा है कि इस देश की जनता ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया, उनके विचारों को स्वीकार नहीं करा, उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। तो देखिए जिस तरह के आज हालात हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो गया। अभी बहन जी बता रही थी कि बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हो गई है। बहन जी मैं बताना चाहता हूँ कि 400 सीटों के साथ भी कांग्रेस ने कई बार सरकारें बनाई है। एक मिनट फिर आप कहिएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है ना बनाई हो। कांग्रेस ने 273 से 74 सीट कभी नहीं मिली, केवल भारतीय जनता पार्टी को ही मिली है, और वोट का बड़ा परसेंटेज भी केवल भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह की चर्चा से हमें बचना चाहिए। मैंने कहा ये जो एनर्जी हम इस पे लगा रहे हैं, ऐतिहासिकता इसमें ढूंढ रहे हैं, इसकी बजाय आपके जो कर्म होंगे, इसकी बजाय जो आपके सुधार होंगे, इसकी बजाय जो आप देश में काम करेंगे उसमें ऐतिहासिकता है तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो एकदम ऐतिहासिकता नहीं ढूंढ रहा, मैं तो भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। बिल्कुल नहीं सर, मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं कि भविष्य कितना बड़ा, किस कदर बदलने वाला है और कांग्रेस उसमें कहाँ होगी ये भी देखना है। मैं कहना चाहता हूं ऐतिहासिक बातें करने का फायदा ही नहीं है। एक सेकंड, कभी कांग्रेस ने जीती होंगी 400 सीट, मैं मानता हूं इस बात। आज जरूर हम लोगों को कांग्रेस की बात को हम लोग नहीं जनता तक पहुंचा पाए हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, 77 के अंदर हम चुनाव हारे थे, उसके बाद फिर जीत के आए। हम ये कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने इस देश को आजाद कराने के लिए काम किया, हमने इस देश के अंदर संविधान बनाने का काम किया, हम लोगों ने इस देश के अंदर उस समय से काम किया कि जब इस देश में सुई नहीं बनती थी। अब ये बहुत से लोग हैं आज जीत करके आ गए हैं, अगर मैं आज इस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे पास पूरे तथ्य हैं, मैं बता सकता हूँ उन चीजों पर भी। ठीक है सर, मैं आपको और मौका दूंगा। अगर आप चुनाव मुझे 1 मिनट चाहिए, चलिए अपनी बधाई स्वीकार जल्दी से। सत्य का काउंटर कर दूं थोड़ा सा। जब बात खुली है 1984 में जो इनको मैंडेट मिला था, भाई साहब अरे यार बात कर रहे हैं, गोदरा करने वाले लोग 1984 की बात करेंगे, और इसी चुनाव के अंदर गौडसे का महिमा मंडन। अरे सुनना सीखिए भाई साहब, कैसे आप इससे बात नहीं करना चाहते हैं? अरे मैं तो आपका चुनाव बीच में जनता ने फैसला दे दिया, कार्रवाई नहीं करेंगे। चलिए अनुराग जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए ना पहले। बीच में क्या बात है? हालांकि ये बात कहना नहीं चाहता था। अरे सुनिए ना भाई साहब, भाजपा की बहस में चिल्ला रहे थे हम तो नहीं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने भाई साहब किस ईस्वी के चुनाव का जिक्र किया था वो बता दीजिए। मैं दंगों की बात नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि आपने दंगे करवाए, हमेशा दंगे याद आ जाते हैं। किसने कराया? आप अरे छोड़ो ना, आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? आप बताइए, बेवकूफ आप बता दीजिए ना। मैं एक छोटी सी बात जी जल्दी बोलिए मैडम। ठीक है यार, आपको बहुत बहुत बधाई। आप 84 की बात लेके आए। अरे किस चुनाव की चर्चा कर रहे थे मैं पूछ रहा था, आप किस स्तर पे उतर आए हैं? आज भी आप चिल्लाना चाहते हैं, शर्म कर लीजिए थोड़ी, अब तो थोड़ी शर्म कर लीजिए भाई साहब। संजय जी आपको जनता ने उठा के फेंक दिया, शर्म कर लीजिए भाई साहब। मुसलमानों को कर पाएंगे, उनको डरा पाएंगे, डरा पाएंगे आप मुसलमानों को? आप इस देश होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, मैं दंगों की बात नहीं कर रहा था। आज तो हम बधाई देने आए आपको, आप बधाई लीजिए। अरे संजय जी एक बहुत छोटा सा सवाल। चलिए मुझे इशारा हो रहा है सर, मुझे इशारा हो रहा है, इस चर्चा को मुझे यही खत्म करना होगा सर। इस चर्चा को मुझे खत्म करना होगा। देहांत पर इमोशनल अत्याचार करके ठीक है सर, ठीक है जयराम, ठीक है। अनुराग जी मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपका फाइनल कमेंट भी नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि कमर्शियल ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप तमाम लोगों के शामिल होने का। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी, फिर भी ये सवाल है कि हम इस पर जरूर हम बात करते रहेंगे कि क्या इस देश की राजनीति अब नए सिरे से शुरू होगी। एक नए सिरे से विपक्षी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा क्या ये ऐसा होगा, या फिर वही बातें करेंगी और उसके बाद फिर वही नुकसान उठाएंगी। ये भी देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।